Welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a much simple and interesting way. Hi, I am Kanai Kumar, and today we will study about the Fleming's rule. आज हम लोग फ्रेंड्स फ्लेमिंग्स रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो बेसिकली जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े हैं तो वहाँ पर हम लोग देखें कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है और उसका वैल्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं. लेकिन किसी भी जगह पे अगर ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट इंड्यूस होता है तो जितना आपका करंट का मैग्नीट्यूड या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है उतना ही उसका डायरेक्शन भी जाना इंपॉर्टेंट होता है. उसी तरह से जब हम कोई भी मशीन बनाते हैं, खासकर मोटर बनाते हैं, तो मोटर में उसका स्पीड जितना मायने रखता है उतना ही उसका जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो भी मायने रखता है, कि जो कि आपका जनरेटेड फोर्स पे डिपेंड करता है. तो ये डायरेक्शन हम लोग पता कैसे करेंगे और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये हमें बताता है फ्लेमिंग्स रूल. ये कहाँ से पता चलता है? फ्लेमिंग्स रूल से. और फ्लेमिंग्स रूल्स के जो जनक हैं, जो ये रूल दिए थे, वो थे जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग. उन्होंने लेट 19th सेंचुरी में इन रूल्स का डेवलपमेंट किया था. और इन रूल्स की वजह से हम लोग जनरेटर और मोटर को बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाए. उनका जो एप्लीकेबिलिटी हो गया वो बढ़ गया, उसका यूजिबिलिटी भी बढ़ गया, क्योंकि हम लोग ना केवल उसके मैग्नीट्यूड पे कंट्रोल कर पा रहे हैं बल्कि उसके आउटपुट के डायरेक्शन पे भी कंट्रोल कर पा रहे हैं. ठीक है. तो फ्लेमिंग्स रूल ने बेसिकली है क्या? फ्लेमिंग्स रूल एक बहुत ही सिंपल रूल है, इंटरेस्टिंग रूल है, जिसमें बताया जाता है कि अगर आप अपने हाथ को लेते हैं और उसकी पहले तीनों उंगली, दैट इज पहला तीन उंगली स्टार्टिंग फ्रॉम द थंब, अंगूठे से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो पहला तीन उंगली हम लोग लेते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम द थंब. तो ये हो गया फर्स्ट. उसके बाद लेते हैं पहला उंगली, जिसको हम लोग इंडेक्स फिंगर ही कहते हैं, और उसके बाद लेते हैं सेकंड फिंगर, दैट इज द सेंट्रल फिंगर, बीच वाली उंगली. और इनका नोमेनक्लेचर क्या है, कैसे? थंब से टी, टी का मतलब होता है थ्रस्ट, थ्रस्ट यानी फोर्स या मोशन, जिधर फोर्स होगा उधर ही मोशन होगा. बीच वाला उंगली मिडिल फिंगर, ठीक है, या फिर फर्स्ट फिंगर, पहला उंगली. फर्स्ट फिंगर एफ का मतलब हो गया फील्ड, फील्ड कहाँ बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड. और जो बीच का उंगली है दैट इज सी, सी मतलब हो गया सेंट्रल फिंगर, बीच का उंगली. इस ये नोट करता है आपका करंट. तो किसी भी हाथ का अगर पहला तीन उंगली को हम लोग लेते हैं और पहला तीनों उंगली कहाँ से स्टार्ट करें? थंब से, यानी अंगूठे से. तो थंब हो गया पहला, फर्स्ट फिंगर हो गया और सेंट्रल फिंगर हो गया. इन तीनों फिंगर को लेते हैं तो थंब आपका क्या शो करेगा? थ्रस्ट, फोर्स या मोशन. ठीक है. फर्स्ट फिंगर पहला एफ शो करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा यानी मिडिल फिंगर शो करेगा आपका करंट. ठीक है. तो इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है. आप याद रखिएगा एफ, एम एंड सी, बेसिकली फादर, फादर, मदर और चाइल्ड. ठीक है. आप इसको बेसिकली आप याद रख सकते हैं, फादर, मदर एंड चाइल्ड. ओके. तो एफ, एफ का मतलब हो गया फोर्स. ठीक है. वो कहाँ से आएगा? पहला उंगली हम लोग क्या लिए थे? थंब. तो थंब क्या डिनोट करेगा? आपका फोर्स. ठीक है. उसके बाद दूसरा क्या है? एम. उसके बाद दूसरा क्या था? एफ, एम, सी था. दूसरा क्या था? एम मतलब मदर, मदर मतलब एम मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड. एम मतलब हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड. और वो कौन शो करेगा? जो हम लोग दूसरा उंगली है, दैट इज मीन दिस इंडेक्स फिंगर. ठीक है. और सी, सी मतलब चाइल्ड, और चाइल्ड का मतलब हो गया करंट. ये कौन शो करेगा? आपका तीसरा उंगली, जो कि बीच का उंगली, ये करंट. तो आप लेफ्ट हाथ लें या राइट हाथ लें, तीन दोनों हाथ में ही आपका जो नोमेनक्लेचर होता है, जो तीनों उंगली आपका पॉइंट आउट करता है, वो सेम होता है. ठीक है. अब क्या है कि दोनों हाथ को अगर हम लोग सामने सामने रखेंगे तो देखेंगे कि अगर किसी भी दो उंगली का डायरेक्शन हम सेम रखते हैं तो तीसरा उंगली का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है. आप खुद करके देख सकते हैं. आप पहले जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स फिंगर को और थंब को अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में रखते हैं, जैसे इंडेक्स फिंगर को हम लोग सामने तरफ रखते हैं, थंब को ऊपर की तरफ रखते हैं, तो देखिएगा बीच का उंगली एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा. उसी तरह से आप थंब को नीचे कर दीजिए. ठीक है. और फर्स्ट फिंगर को सामने की तरफ रखिए, देखिए फिर आपका जो सेंट्रल फिंगर है वो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा. ठीक है. तो इसीलिए ये दोनों जो लॉ है वो एक दूसरे का कॉन्टेम्प्ररी है, मतलब एक दूसरे को अपोजिट में लगता है. तो अपोजिट में कैसे लगता है? एक लगता है आपका जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स देख के जनरेशन करते हैं, मतलब आपका फोर्स देने के बाद मोशन प्रोड्यूस करके हम लोग जनरेशन करते हैं, तो वहाँ पर आपका करंट बनता है, उसके लिए लगता है. और दूसरा जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और करंट देते हैं और फोर्स जनरेट होता है, तो दूसरा रूल उसके लिए लगता है. मतलब पहला लगेगा आपका अगर जनरेटर के लिए, तो दूसरा लगेगा आपका मोटर के लिए, जो एक दूसरे का कॉन्टेम्प्ररी है. ठीक है. अब कौन सा लॉ कहाँ लगेगा और कैसे उसका यूज़ करते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है. तो बेसिकली समझ जाइए कि ये दोनों लॉ एक दूसरे का कॉन्टेम्प्ररी है और दोनों में ही सेम चीज़ है. ठीक है. दोनों में जो फिंगर्स इंडेक्स करता है वो सेम चीज़ है. तो फ्लेमिंग्स का दो रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, आपका बताता है कि डायरेक्शन क्या होगा. एक से हम लोग फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी, एक से हम लोग करंट का डायरेक्शन निकालते हैं, एक से निकालते हैं फोर्स का डायरेक्शन. तो किसी भी मशीन में कॉमन क्या है? किसी भी मशीन में आपका जो कॉमन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड आपको हर जगह देना होता है. और उसके बाद अगर आप फील्ड दीजिएगा तो करंट प्रोड्यूस हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप फोर्स दीजिएगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट दीजिएगा तो फोर्स प्रोड्यूस होगा. ठीक है. तो बेसिकली किसी भी मशीन में आपका तीन चीज़ होता है. ठीक है.
बेसिकली तीन चीज़ आपका होता ही है, एक होता है आपका फील्ड, एक होता है मोशन और तीसरा होता है करंट। इसमें फील्ड क्या है, कॉमन है, फील्ड क्या है, कॉमन है। अब फील्ड के साथ अगर आप मोशन दीजिएगा तो ये करंट बनेगा और ये क्या होता है, जनरेटर होता है। और अगर आप फील्ड के साथ करंट देते हैं तो मोशन प्रोड्यूस होगा और ये होता है आपका मोटर। ये क्या होता है, आपका मोटर होता है। ठीक है, समझ में आया? तो फील्ड कॉमन है, सिर्फ दो मैग्नेटिक फील्ड कॉमन है और मोशन और करंट, इन दोनों में से जो भी हम लोग इनपुट में देंगे बाकी जो बचेगा वो आउटपुट में आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सो नाउ जो फ्लेमिंग्स रूल है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, कहाँ पर आपका लगता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या करेंगे हम लोग, बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का तीनों उंगली को स्टार्टिंग फ्रॉम थंब, तीनों उंगली को हम लोग एक दूसरे का परपेंडिकुलर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपको नोट किया गया है कि हम लोग एक मैग्नेट लिए हैं जो कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है आपका पहला उंगली। ठीक है, और एक कंडक्टर लिए, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो किससे शो हो रहा है, आपका इस सेंट्रल फिंगर से, करंट का डायरेक्शन। तो ये जो थंब दिखा रहा है ये फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है। अब ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फोर्स आखिर जनरेट कैसे होता है, फोर्स आखिर जनरेट कैसे होता है। ठीक है, तो फोर्स जनरेट करने के लिए क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, उसमें अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एनी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब इस कंडक्टर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इस कंडक्टर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, और पहले से जो ये मैग्नेट है इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब दो मैग्नेटिक फील्ड जब एक ही एरिया में आएगा तो क्या होगा, दोनों के बीच इंट्रैक्शन होगा। तो आइदर अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। अगर ऑपोजिट पोलैरिटी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और अगर सेम पोलैरिटी का बनता है तो आपका रिपल्सन होगा। तो दोनों ही केस में क्या होगा, आपका एक फोर्स जनरेट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टर आपका मूव करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वहां पर फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के इंटरेक्शन की वजह से आपका ये फोर्स जनरेट होता है। और इसी वजह से, इसी प्रिंसिपल से हम लोग मोटर को हम लोग बनाते हैं, मोटर को इसी प्रिंसिपल पे बनाते हैं कि मोटर में क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड दिए पहले, उसके बाद जो कंडक्टर उसमें सप्लाई देते हैं और उस सप्लाई के डायरेक्शन के आधार पे क्या होता है, उसमें फिर आपका रोटेशन प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या होता है, रोटेशन प्रोड्यूस होता है। तो दैट मीन्स बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए है, आपका मोटर के लिए, जहां पर आपका क्या होता है, मोशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर हम लोग मोशन या फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फोर्स का वैल्यू होगा कितना, तो लेट अस सपोज कि मान लीजिए कंडक्टर का लेंथ L है, कंडक्टर लेंथ कितना है, L है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है दैट इज B, वो क्या है, B है। तो जो फोर्स होगा दैट विल बी F इज इक्वल टू BIL, F इक्वल टू B इंटू I इंटू L। तो फोर्स जो बनेगा किसी भी चीज़ में वो आपका तीन चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, दैट इज फ्लक्स डेंसिटी, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जितना, फ्लक्स डेंसिटी मतलब क्या, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा एक जगह पे कंसंट्रेटेड होगा तो वहाँ पर भी फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जितना ज़्यादा फ्लक्स ज़्यादा होगा तो दोनों के बीच क्या होगा, इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा क्रिएट होगा। दूसरा है आपका करंट। अब करंट कैसे डिपेंड करता है, करंट के चलते क्या होता है, कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो कंडक्टर में भी जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, जो फ्लक्स है उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो सेम फिनोमेना यहाँ पर भी होगा। और तीसरा होता है लेंथ। लेंथ मतलब जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ही ज़्यादा फील्ड का एरिया भी बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोर्स भी बढ़ेगा। तो बेसिकली जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो भी आपका फोर्स जनरेट होता है वो तीन चीज़ पे डिपेंड करता है, फ्लक्स डेंसिटी पे, करंट पे और लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर आपका जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो कैसे कंडक्टर को मूव कराता है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं द मैक्सवेल्स रूल। मैक्सवेल रूल क्या कहता है कि मान लीजिए कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसको कहते हैं मैक्सवेल स्क्रू रूल या कॉर्क रूल। तो जब आप स्क्रू को टाइट करते हैं, आप देखिएगा स्क्रू को आप टाइट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो स्क्रू क्या होता है, आपका स्क्रू जो होता है जब सीधे इन जाता है तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। तो यही रूल फॉलो होता है कि अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर में हम करंट को इनवर्ट फ्लो कराते हैं तो करंट से आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका बनता है, दैट इज कॉल्ड द स्क्रू रूल। तो स्क्रू में जो स्क्रू का मूवमेंट है, स्क्रू का मूवमेंट मतलब लीनियर मूवमेंट, जो स्क्रू अंदर जा रहा है वो क्या हो गया, आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जो उसका मोशन है जो हम घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज में, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स। उसी तरह से जब स्क्रू को हम उल्टा घुमाते हैं तो देखिए कि उल्टा घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है, आपका स्क्रू क्या होता है, बाहर आता है। तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो फील्ड का भी डायरेक्शन आपका चेंज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल स्क्रू रूल। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कहीं पे भी अगर मान लीजिए एक मैग्नेट लिए, इस तरह से हम एक मैग्नेट लिए हैं तो मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मान लीजिए अभी ये कंडक्टर आपका नहीं होता तो क्या होता, मैग्नेट लाइन से फोर्स सीधे सीधा पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर ये कंडक्टर है तो क्या होगा, इसका भी करंट फ्लो करेगा तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के चलते क्या होगा, ये जो मैग्नेट लाइन से फोर्सेस है ये अपना पाथ को चेंज कर देगा। मतलब ये बीच के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और जो साइड के एरिया में यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी जब बढ़ेगा तो ये कंडक्टर क्या चाहेगा, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ से कम डेंसर एरिया में जाने के लिए। जैसे होता है ना, मार्केट में हम लोग जाते हैं या कोई मेले वगैरह में जाते हैं तो जहाँ पर भीड़ भाड़ है वहाँ पर क्या होता है, सफोकेशन होता है, धक्का मुक्की होता है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, भीड़ वाले से
खाली जगह में जाने का। तो उसी तरह से कंडक्टर भी क्या चाहता है कि ये भीड़ वाले इलाके से हम खाली जगह में पहुंच जाए। तो इसीलिए कंडक्टर का मोशन क्या होता है, फ्रॉम हायर डेंसिटी एरिया टू द लोअर डेंसिटी एरिया, मतलब जहाँ पर फील्ड का डेंसिटी कम है वहाँ से हम लोग लोअर डेंसिटी में मूव करते हैं। तो अगर मान लीजिए कंडक्टर यहाँ पर प्लेस होगा, ठीक है, वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और यहाँ प्लेस होगा तो क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो बेसिकली फ्लेमिंग्स रूल से हम लोग को लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से पता चलता है वो है कि हम लोग इससे फ्लेमिंग्स रूल से, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखिएगा किसी भी एक का, अगर मान लीजिए फील्ड का, ठीक है, या फिर फील्ड का या फिर करंट का डायरेक्शन अगर आप चेंज कर देंगे तो फोर्स का भी डायरेक्शन आप चेंज हो जाएगा। आप अपने खुद से देखिए, आप देखिए, मान लेते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए फील्ड को हम लोग क्या किए, फर्स्ट फिंगर को सामने की तरफ रखें, और ये जो बीच वाला उंगली है इसको हम लोग क्या किए, अपने राइट साइड में लेके गए, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। अब क्या करते हैं, हाथ को हम लोग उल्टा कर देते हैं, हाथ को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग फोर्स को सेम, फील्ड को सेम डायरेक्शन में रखते हैं, और ये जो उंगली है मैग्नेटिक फील्ड, इसको अपोजिट कर देते हैं, थंब का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग किसी भी एक क्वांटिटी को आइदर फील्ड या फिर करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर दोनों को एक साथ चेंज करेंगे तो फिर फोर्स का डायरेक्शन आपका सेम रह जाएगा। तो फ्लेमिंग रूल से हमें दो चीज़ पता चलता है कि आपका फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, और दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग इस फोर्स का डायरेक्शन को चेंज कैसे करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन को चेंज कैसे करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब हम लोग आते हैं फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल में। तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल बेसिकली जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इससे पहले पढ़े हैं वही है। यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये बताता है, यहाँ पर क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड तो कॉमन है ही, साथ में हम लोग क्या देते हैं, फोर्स देते हैं, तो आपका क्या बनता है, करंट बनता है। दैट मीन्स जब किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसको हम लोग मोशन देते हैं, दैट इज रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस करता है। ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम चीज़ है। हम लोग अब यहाँ पर देखिए, हम लोग इनपुट चेंज कर दे रहे हैं और आउटपुट भी आपका चेंज हो जा रहा है, इसीलिए हमारा हाथ भी चेंज हो जाएगा। तो पहले जो यहाँ लेफ्ट हैंड रूल यूज हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, राइट हैंड रूल यूज होगा। तो इसीलिए जनरेटर में हम लोग क्या यूज करते हैं, राइट हैंड रूल। तो यहाँ पर मान लीजिए कि थंब दैट इज द फोर्स, मतलब ये हम लोग रिलेटिव मोशन दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर दैट इज फील्ड, वो फील्ड दे रहे हैं, तो ये सेंट्रल फिंगर दिखाएगा कि करंट जो इंड्यूस हो रहा है या जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन आपका क्या होगा। ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि कंडक्टर, आर्मेचर में कोई भी कंडक्टर है, उसमें किस डायरेक्शन में मोशन दे रहे हैं और किधर फील्ड है, उसके आधार पर हम करंट का डायरेक्शन को डिनोट कर सकते हैं, करंट का डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। और इसी लॉ का हम लोग पिछले क्लासेस में यूज किए थे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, तो यहाँ पर भी सेम फेनोमेना है। मान लीजिए आपका करंट किसी एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है और उस डायरेक्शन को चेंज करना है, तो व्हाट विल हैव टू डू, सेम चीज करना पड़ेगा। अगर आप फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए या फिर फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। तो मान लीजिए कोई जनरेटर आपका अगर मान लीजिए फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसका रिवर्स करंट चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इसका या तो रोटेशन चेंज कर दीजिए या फिर आप क्या कीजिए, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स रूल्स से हमें किसी भी मशीन का डायरेक्शंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज हमें मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बेसिकली जब फ्लेमिंग्स रूल यूज़ कर रहे हैं तो आप एक चीज़ देखिएगा, हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं कि ये उंगली आपका फील्ड दिखाएगा, ये उंगली आपका फोर्स दिखाएगा, ये उंगली करंट दिखाएगा, मतलब डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन आपका वेरी नहीं कर रहा है। तो डायरेक्शन फिक्स कब होता है, जब हमारा स्टेडी करंट होता है या डीसी सप्लाई होता है। दैट मीन्स फ्लेमिंग्स रूल्स हमेशा आपका डीसी सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल होगा। जहाँ पर भी आपका डायरेक्शन वेरी कर जाएगा वहाँ पर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब कि एसी सर्किट में क्या अप्लाई नहीं होगा, हाँ एसी सर्किट में भी अप्लाई होगा। कब, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में, जब टाइम को फ्रीज कर दे रहे हैं, टाइम को फिक्स कर दे रहे हैं और वहां पर उस टाइम में फील्ड और करंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तभी आप उसमें से फोर्स या करंट का डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों लॉ जो यूज होता है, ये यूज होता है सिर्फ डीसी सर्किट्स के लिए। ठीक है, एसी सर्किट में फिर हम लोग इसका इस्तेमाल ओनली एट इंस्टेंटेनियस वैल्यू में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को यहाँ समझ में आया कि फ्लेमिंग्स रूल है क्या और कैसे ये हमें मदद करता है टू फाइंड द डायरेक्शन एंड ऑल्सो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द आउटपुट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी वीडियोस में कोई भी दिक्कत लगती है या कोई भी इंप्रूवमेंट उसमें आपको लगता है कि महसूस होना है, उसमें होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके वैल्यूबल कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे भी और बनाता रहूँ। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, देन थैंक यू।